जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, BA-BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की रामबाण आज की ये क्लास रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास से 15 से 20 नंबर आपके सीधे सीधे इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी 4 से 5 क्लास ला करके आपके पूरे विषय को नस्तो नाबूद किया जाएगा। छाती ठोक के ये दावा रहता है पूरे YouTube पर सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने का। इस वीडियो में MCQ क्वेश्चंस के साथ हम वन लाइनर के फॉर्म में सारे फैक्ट को समझेंगे। और भाई साहब, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है बराबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, अंत तक आपको देखना है। पहले प्रश्न की, डसे स्थान को किस दवा से धोना चाहिए? ऑप्शन है आपके KMNO4, H2SO4, HNO3 या फिर HCl। तो भाई साहब, डसे स्थान को जो धोना चाहिए वो धोना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट से या फिर लाल दवा से। सुनो बात क्या है। मान लिया किसी व्यक्ति को किसी सर्प ने डस लिया या फिर किसी जहरीले जीव ने डस लिया है, तो उस स्थान को जो है हम लाल दवा से धोते हैं, उसी को हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। रासायनिक सूत्र KMNO4 होता है, आपके सामने है, देखिएगा। अब इसके बाद एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि भाई साहब, प्राथमिक चिकित्सा है क्या। ठीक, मैं फर्स्ट एड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या है ये? प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में, याद रखना उस समय जो साधन उपलब्ध है, जहां व्यक्ति आहत है तो उस समय कम से कम साधनों में जो उसका सरल उपचार किया जाता है उसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं भाई प्राथमिक चिकित्सा। हम उस व्यक्ति की हम उस समय के लिए हम कहेंगे। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, है ना। उसको बस सरल हृदय का व्यक्ति हो और जो है कहते हैं ना खुले दिल वाला हो कि वो किसी की मदद करना चाहता हो। ठीक, चलेंगे। अच्छा, समस्याएं कौन कौन सी होती हैं जरा एक बात और हम सुन लेंगे, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई साहब, समस्या जैसे डंक लग गया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया, इन सब ने जो है उस व्यक्ति को आहत किया है, डंक लगाया है। तो अब डंक जब लग गया है तो अस्पताल पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को जो उस समय की चिकित्सा उसको उपलब्ध कराई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। इसी तरीके से चाहे मान लो किसी व्यक्ति का रक्तस्राव हो रहा है, मोच लग गया है, अचेतन अवस्था हो गई है, या डूबने या गला घुटने से बिजली के जो झटके हैं उसको लग रहे हैं, करंट उसको लग गया है, या अस्थि भंग हो गई है, मीन्स जो है हड्डी टूट गई है, तो उस समय जो उसकी चिकित्सा की जाए तुरंत में, हाल में, उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके बात में, आपके माइंड में एक एक चीज़ मैंने फिट कर दी होगी। अब यहाँ से समझो दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, है ना। आप ये देख लेते हैं तो आप भाई साहब ये मान लीजिए कि भाई आपका काम हो गया। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। इनमें से चोट है, चोट क्या है भाई? ऐंठन चोट है, भंग चोट है, खरोंच चोट है या फिर मौत चोट है? तो बात करेंगे भाई साहब ये सभी की, तो ये सभी जो है ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप कहेंगे सर आपने तो 5 ऑप्शन दे दिए। भाई साहब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी थी आपको, है ना। ऐंठन, मोच, भंग, खरोंच, ये सब क्या है? चोट की ही कैटेगरी में आते हैं। चलेंगे एक बात हम ये जानेंगे कि देखेंगे भाई, दौड़ते समय गिरने से जो चोट लगती है और अगर वह चोट बाहरी हो तो उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर उसे खरोंच कहते हैं। ठीक है, दौड़ रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो गिर जाता है, चोट लग जाती है और वो चोट अगर बाहरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपने कहा सर खरोंच कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 8 सितंबर की बात यहाँ पे होती है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। आप सबको इस बात को याद रखना पड़ेगा। चलेंगे। अच्छा, खरोंच और घाव के क्या लक्षण हैं? अब आप कहेंगे सर आप तो है कि नहीं, ऑप्शन पेपर होना है, यानी कि OMR पे पेपर होना है, और आप सर लेंदी बता रहे। भाई लेंदी नहीं बता रहे, आपके माइंड में चीज़ें फिट कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे MCQ हैं नीचे, ठीक है, बहुत सारे हैं। देखो बस एक बार जरा, खरोंच और घाव के जो लक्षण है वो आप जान लो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। घाव के आसपास जो है लालिमा हो जाती है और सूजन हो जाती है, त्वचा की सतह पर जलन होती है अगर घाव होता है, और खून का बहना होता है। ये सब आपको पता होगा। चलेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बिजली के झटके से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए क्या करना चाहिए? जब उसकी पल्स भी ना हो तब क्या करें? बिजली के झटके से अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो उस समय क्या करें? तो आपने कहा सर सिर नीचे और पैर ऊपर करके उठाएं, क्या ऐसा करना चाहिए? अन्य चोटों की जांच करें, क्या ऐसा करना भी उचित होगा? या फिर उसको CPR हमें देनी पड़ेगी, या एम्बुलेंस के आने की हम प्रतीक्षा करेंगे? भाई साहब कतई नहीं करेंगे एम्बुलेंस के आने की प्रतीक्षा, ना उसके अन्य चोटों की जांच करेंगे, और सिर नीचे और पैर ऊपर करके उठाने से कोई फायदा होगा नहीं।
तो सीधा है आप उसे सीपीआर देंगे। क्या देंगे? आप उसे सीपीआर देंगे। अब आप कहेंगे सर सीपीआर है क्या? तो सुन लो भैया, है ना, सुन लो एक बार। सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सीपीआर का। क्या होता है? सी फॉर कार्डियो, पी फॉर पल्मोनरी, और आर मीन्स होता है इसका रिसस्टेशन। ठीक, चलेंगे यहाँ पे। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाए। सीपीआर हमें कब देना चाहिए? जब व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, या फिर हृदय गति दिल के जो है अवरुद्ध होने पर हम सीपीआर दे सकते हैं। बिजली के झटके से अगर कोई घायल हो गया है, घायल व्यक्ति को भी हम क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। तो इन 3 कंडीशन के लिए सीपीआर बेस्ट चीज़ है। तो भाई याद रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि हृदय गति अगर रुक गई है, अवरुद्ध हो रही है, तो क्या करें? तो आप कहना सर सीपीआर दे दो। जब सांस लेने में दिक्कत हो तो आप कहना सर सीपीआर दे दो। और बिजली के झटकों से अगर घायल हो गया है कोई व्यक्ति, तो आप कहना सर सीपीआर दे दो। भाई साहब सोने में सुहागा हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। सीधा रामबाण क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगर पसंद आ रहा हो ना तो यार लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 4 नंबर प्रश्न की मैं बात करूंगा। भाई साहब आपके लिए नोट्स ना मैं बिल्कुल अपने हाथ से बनाता हूं, लिख करके चीज़ें लाता हूं कि आप तक अच्छी चीज़ जो है बिल्कुल डिलीवर हो। शिक्षा की अगर गुणवत्ता की मैं बात करूं तो भाई साहब समझौता कतई नहीं करता हूं, है ना। चलेंगे यहाँ पे। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का जो नियम है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर 1 सूत्री है, 2 सूत्री है, 3 सूत्री या 4 सूत्री। तो भाई साहब सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 सूत्री जो है फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा का जो है वो नियम होता है। अब आप कहेंगे सर है क्या ये? मैं बताता हूं सर क्या है। देखेंगे, इसे प्राथमिक चिकित्सा के 3 घटक भी कहते हैं, है ना। 3 सूत्री नियम है, 3 घटक कहते हैं। अच्छा, पहला घटक क्या है? तो भाई साहब पहला घटक हो जाएगा एयरवे, है ना, यानी कि श्वसन मार्ग। दूसरा घटक है ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन। और तीसरा होता है सर्कुलेशन या कंप्रेशन, इसका अर्थ होता है परिसंचरण। क्या होता है भाई? परिसंचरण होता है। चलेंगे, तो ये तीनों घटक आपने समझ लिए हैं जो मैं बात कर रहा था कि प्राथमिक चिकित्सा के जो नियम हैं वो 3 होते हैं। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, तो मेरा मतलब है कि एयरवे का अर्थ होता है श्वसन मार्ग जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं से अवरुद्ध ना हो। श्वसन यानी कि ब्रीदिंग की जो क्रिया है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, है ना। किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है तो ये सब जो है इसकी प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है। और तीसरा घटक रहता है भाई सर्कुलेशन कंप्रेशन या परिसंचरण, जो रक्त का है कि नहीं बहाव होता है हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, तो उसमें उसको कहीं अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है घटक हो जाते हैं इस चीज़ के। भाई याद रखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, एक चोट जो गर्मी रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर ये जलन है ना। गर्मी की वजह से आपने देखा होगा भाई कई बारी हमें जलन पड़ने लगती है, तो क्या है, गर्मी की वजह से हो सकती है, रासायनिक कारकों की वजह से भी हो सकती है, और बहुत ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं हीट की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या है भाई? जलन है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि घाव नहीं होता है इससे, ना कोई दौरे पड़ते हैं ना दिल का दौरा पड़ता है। तो जलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेयर वीडियो को कर दो यार, है ना, अपने दोस्तों को भेज दो। अगर आपका कोई दोस्त परेशान है कि भाई उसे अच्छी क्लास नहीं मिल रही तो उसको बता दो, और परिवार बन जाओ यार। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो परिवार बन जाओ, जुड़ जाओ बीएससी एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम आपके हर सेमेस्टर में काम आने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएं आपके सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट की क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, आपका राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, या फिर अर्थशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, आपका कोई भी विषय हो क्यों ना हो, आपके सारे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है, यूनिट 22 पढ़ाए हैं। साथ ही में आपको हम लास्ट में मैराथन भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे यहाँ पे। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इनमें से कौन पट्टी के प्रकार है ना। कौन सा जो है वो पट्टी का प्रकार है? तात्कालिक पट्टी, जालीदार कपड़े की पट्टी, या फिर बनी बनाई असंजनशील पट्टी, या सभी। तो पट्टी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये सभी जो है पट्टी के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तात्कालिक पट्टी हो, जालीदार पट्टी हो, है ना, या गौज पट्टी भी इसको हम कहते हैं, जालीदार पट्टी को ध्यान रखना, कपड़े की पट्टी, या बनी बनाई असंजनशील जो पट्टी होती है, ये सब क्या है? पट्टी के ही प्रकार में आते हैं। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि भाई बता दो पट्टी है क्या। देखिएगा मैंने लिखा है, एक भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। आपके माइंड में अगर बात करता हूँ सारी चीज़ों को फिट करने की तो फिट करके ही मानूंगा। पट्टी एक सुरक्षात्मक जो है वो आवरण है जिसका घाव पर निम्न के लिए जो है उपयोग किया जाता है। लगाते क्यों है? संक्रमण से बचाव के लिए हम पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। बहाव
अवशोषित करने के लिए भी करते हैं, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी पट्टी का यूज़ किया जाता है, और दर्द को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में मैं एक बात और बताऊं, अगर हम कोई घाव देख रहे हैं, है ना, तो वो देखते हैं तो वो और ज़्यादा हमें दुख होता है, इसलिए अगर पट्टी बांध लेते हैं तो फिर हमें नहीं दिखता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध लो, अरे ये सब जो है थोड़ी सी मजाक की बातें हैं, है ना, कोई सीरियस नहीं लेगा। सब अपने परिवार में है, सब अपना परिवार है। बीएससी एमएससी स्टडी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हर व्यक्ति, है ना, हर बच्चा, हर भाई बहन जो है अपना परिवार है। एक कुशल पट्टी रोगाणुओं से मुक्त होनी चाहिए, ये जो है उसकी पट्टी की कंडीशन है। किस पट्टी की? एक कुशल, एक अच्छी पट्टी की। चलेंगे यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा। जलन पड़ रही स्थान पर आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। उस हिस्से को पानी से आप धोएंगे जहां जलन पड़ रही है, स्प्रे करेंगे उस स्थान पर, या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, या कोई विशेष मलहम लगाएंगे? बताओ, है ना। अपने बुद्धि और विवेक से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जहां जलन पड़ रही है उस हिस्से पर, उस स्थान पर हम क्या करेंगे इनमें से। ठीक, अपने बुद्धि विवेक से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अगर नहीं आता है तो अगली जो वीडियो अपनी आएगी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की, फर्स्ट एड हेल्थ की, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। जब तक आप आंसर करेंगे हम सब आप सबके आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स जो किट होती है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए, या होने चाहिए, क्या होने चाहिए भाई साहब? तो उसमें दर्द निवारक दवाएं होनी चाहिए, हाथ धोने का साबुन भी होना चाहिए, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, है कि नहीं? बताओ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बी दोनों, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा होगा जिसमें हम क्या रखते हैं, दवाएं भी रखते हैं, दर्द निवारक, हाथ धोने का साबुन भी रखते हैं, पट्टी भी रखते हैं, काफ़ी चीज़ें रखते हैं। अब उसमें क्या क्या रखते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे। हो सकता है आपके घर में एक बॉक्स हो, या आपने कभी देखा हो कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो हमें ज़रूरत के वक्त जो है हमें काम आता है। जैसे दर्द निवारक दवाएं उस डिब्बे में हम रख लेते हैं, हाथ धोने का साबुन उसमें रखते हैं, पॉकेट मास्क उसमें रखते हैं, प्लास्टिक की चिमटी रखते हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स पट्टी रखते हैं, थर्मामीटर रख सकते हैं, बैंडेज या दस्ताने भी उसमें हम रख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं। कैसे? वो पूछ लेगा बताओ फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न में से क्या नहीं हो सकता है ना, और दे देगा जिसमें 3 होंगे 1 नहीं होगा। तो आपको इन सबको क्या करेंगे, आप अपने माइंड में फिट करके रखेंगे, वहाँ पे आएगा तो क्लिक हो जाएगा माइंड में। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। भाई साहब कोई बैक मैक नहीं लगेगी, आप परेशान ना हो, ठीक है, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, कोई बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और बढ़िया अच्छे से आप देखना, आप जब एग्जाम दे के आएंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई सारे क्वेश्चन अपने वीडियो से मिल गए। इसके बाद 2-3 वीडियोज़ और मैं आपको अपलोड करूँगा, है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपना फर्स्ट एड हेल्थ। कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं फिर। ठीक, बस प्लेलिस्ट हम बना देंगे, एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा, 3-4 क्लासेस हैं, बस खत्म। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। सामान्य नाड़ी की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए प्रति मिनट? 72 से 80 जो है वो सामान्य नाड़ी की गति होनी चाहिए। 1 मिनट में 72 से 80 बार जो है हमारी नाड़ी जो है वो फड़कती है ना। इसको हम प्रत्येक 15 मिनट में हम चाहें तो गिन सकते हैं। लाइक अगर नहीं किया है वीडियो को तो यार लाइक कर दो। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिद्धांत हैं, उनको हमने ज़रा यहाँ पे लिखा है। बाकी फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो ऐसा मत करना कि आप सोचें कि छोड़ के चले जाएं, है ना, बीच में से ही वीडियो। कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, बाकी आप समझ लेंगे यहाँ पे, देखिएगा। अच्छा, सिद्धांतों में क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं, घायल व्यक्ति की हालात बदतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना, ये बिल्कुल भाई साहब जो है आपका सिद्धांत हो जाएगा। केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फालतू का इलाज करते जा रहे, जरूरत नहीं है फिर भी, है ना। रक्तस्राव को तुरंत ठीक करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा रक्त जो है बह रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। श्वसन परिसंचरण को सही करना चाहिए, है ना, उसका जो श्वसन मार्ग है कहीं से भी अवरुद्ध ना हो, ठीक से सांस ले पाए, परिसंचरण ठीक से हो पाए। व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना, अगर वह पहले से ही सदमे में है तो उसका इलाज करना। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेशन में जा रहा है, सदमा लग गया है उस चीज़ को, तो भाई साहब उसको डराए मत कि भाई अब ऐसा हो गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। डराना नहीं है आपको उसको, आप उसको जो है वो ढांढस बांध सकते हैं उसका, उसे कह सकते हैं भाई पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र को हिलने डुलने ना देना। अगर किसी व्यक्ति की जो अस्थि है वो भंग हो गई है, हड्डी टूट चुकी है, जोड़ जो है
फ्रैक्चर हो गया है वहाँ पे, तो उसको हिलने की स्थिति में हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करना चाहिए। घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने का आश्वासन देना और उसका हौसला बढ़ाना। तो ये सब जो है वो क्या है, उसके सिद्धांतों में आते हैं प्राथमिक चिकित्सा के। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सामान्य श्वास गति जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर 15 से 20 प्रति मिनट आपकी सामान्य श्वास गति होनी चाहिए। भाई साहब 10-10, 15-15 मिनट की मेरी वीडियोस रहती हैं, आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं और सारे विषयों की तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम आप दे सकते हैं। लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो यार गलत बात है, लाइक कर दो। जब पूरे मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ और छाती ठोक के जब मैं कहता हूँ पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब मुझे भी तो एक जरा सा लाइक अगर आप दे देंगे तो क्या ही चला जाएगा, बताओ, है कि नहीं। चलेंगे बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न पे। सामान्य व स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो भाई साहब 98.6 फ़ारेनहाइट में होगा और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है किस में होगा? सेंटीग्रेड में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, अगर हम एक चीज़ देखें तो C/5 बराबर F-32/9, यहाँ से जो है हम इस चीज़ को चाहे तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया है अगर, तो हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, फिर केल्विन में कर सकते हैं। तो ये बात अलग हो जाती है थोड़ी सी, अगर पता करना हो तो इस चीज़ के लिए है। 12 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य इनमें से कौन नहीं है? तो घायलों को दर्द से राहत देना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? हालत में सुधार करना, अस्थायी उपचार या फिर स्थायी राहत? तो उद्देश्य कौन नहीं है अगर मैंने पूछा है तो स्थायी राहत जो है इसका उद्देश्य नहीं होता है ना। स्थायी राहत क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा से नहीं मिलती है, ये अस्थायी उपचार होता है। हालत में सुधार करना इसकी प्रायोरिटी होती है और घायल को दर्द से राहत देना इसकी प्रायोरिटी होती है। अगर पूछता कि इनमें से कौन उद्देश्य है तो ये तीनों ABC जो है इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगर बात करें इस राइट आंसर की तो स्थायी राहत देना प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, किसका उपयोग करके नवजात की जो परिपक्वता की रेटिंग की जाती है वो अगर यहाँ पे देखें तो ब्लड स्कोर की रेटिंग करके, ब्लड स्कोर की जो है इसका उपयोग करके नवजात के परिपक्वता की रेटिंग हम यहाँ से करते हैं। आविष्कार अगर बात करें किसने किया तो डॉक्टर जीन एल वेलार्ड साहब ने इसका आविष्कार किया था। ये कोई यंत्र वगैरह है या एक टेक्निक हम इसको कह सकते हैं। शेयर कर दो यार, क्लास को अगर नहीं किया है अभी तक तो यार गलत बात है, शेयर कर दो यार, बच्चे परेशान ना हो पाए, है ना। 13 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, बनावटी सांस की जो 2 विधियां हैं इनमें से कौन होती है? तो एक होती है सैफर विधि और दूसरी होती है होलगर नेल्सन विधि। दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट हैं, अपने माइंड में क्लिक करके रखना, सैफर विधि और होलगर नेल्सन विधि, ठीक है। बनावटी सांस की ये 2 विधियां हैं। कोई पूछ ले कितनी है तो कहना 2 है। 2 है, कौन कौन है? तो मैंने बताई है आपको। 14 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक सहायक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जो देखिएगा, प्राथमिक सहायक व्यक्ति से क्या अर्थ है? प्राथमिक सहायक व्यक्ति से अर्थ है कि कोई व्यक्ति है, उसको मान लीजिए रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका खून निकल रहा है एक समय पे, तो उस समय जो व्यक्ति उसकी हालत बचाएगा, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक सहायक व्यक्ति कहेंगे। अच्छा, वो होना कैसा चाहिए? तो उसका स्वभाव मीठा हो, खुले दिल वाला व्यक्ति हो, जिम्मेदार नागरिक हो, सच्चा हमदर्द हो, तो ऐसा जो है व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ताम झाम रोकने वाला व्यक्ति ना हो, भाई कहे कि भाई ये नहीं है, ये होता तो फिर इस तरह से ये हो जाता, है ना, ऐसा ना हो। जो समय अवेलेबल साधन है या जो उस समय की उपलब्ध चीज़ें हैं उस टाइम, तो उससे उसकी प्राथमिक चिकित्सा वो कर दे, जिससे उस व्यक्ति की हालत बच जाए, हालत में सुधार हो जाए और अस्पताल तक जाने से पहले उस व्यक्ति में क्या है, थोड़ी सी ऊर्जा आ जाए कि वो थोड़ा सा, है ना, ठीक हो जाए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की, प्राथमिक सहायक व्यक्ति है वो कैसा हो सकता है? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, या कोई भी चलेगा, या विशेष जाति वर्ग का ही चलेगा? तो भाई साहब प्राथमिक सहायक व्यक्ति अगर हम देखें तो अपने धर्म में हम क्या कहते हैं बताओ? हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारी मदद कर रहा है ना, मौके पे अगर कोई व्यक्ति मदद कर रहा है तो हम कहते हैं भाई भगवान मिल गए, है ना। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई भाई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या फिर विशेष जाति वर्ग का है, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, जो बचा रहा है भाई उस समय जान जो बचा रहा है तो वो क्या होता है भाई, भगवान के समान होता है सीधा अपना, तो ठीक है। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति की जान तक बचाई जा सकती है। तेजाब से जले को कौन सी चीज़ से धोना चाहिए? तो सादे पानी से या फिर खारे घोल से उसको आप धो लें। अगर तेजाब से जल गए हैं तो
बात करेंगे 17 नंबर के प्रश्न की। एम हेल्थ है, एम हेल्थ क्या है? तो मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस जो है एम हेल्थ का जो पूर्ण रूप हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करें, क्या है भाई? कृत्रिम रेटिनास प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? मुंह से है, आंख से है, मस्तिष्क से है, किडनी से है? तो भाई साहब आंख से जो है कृत्रिम रेटिनास प्रौद्योगिकी संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वॉर्म डोनर ऑर्गन परफ्यूजन तकनीकी शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर फेफड़े से संबंधित है। क्या है? वॉर्म डोनर ऑर्गन परफ्यूजन तकनीक, ध्यान रखना। 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सीपीआर में क्या शामिल है? तो आप कहेंगे सर सीपीआर में जो शामिल होता है वो होता है केवल बचाव श्वास, क्या केवल छाती का संपीड़न, या फिर बचाव श्वास और छाती संपीड़न, या रक्तस्राव को रोकना? भाई साहब बात करें अगर सीपीआर में शामिल होने की, तो बचाव श्वास और छाती संपीड़न जो है इसमें सम्मिलित होता है। और बचाव श्वास देखा जाए तो ये 5 प्रकार से होता है, और छाती संपीड़न की बात करें तो ये 15 टाइप से होता है। ठीक है, तो इन चीज़ को जो है अपने माइंड में आपको याद रखना पड़ेगा। वाउंड्स जो कट लग जाते हैं, यानी कि हल्के हल्के घाव जो हो जाते हैं, तो उनके जख्में जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो भाई साहब जख्में 4 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी देखेंगे यहाँ पे? जख्म जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक कटे हुए जख्म, बहने वाले जख्म, खिले हुए जख्म, या नील गुड़ी जख्म जो होते हैं, ये सब 4 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हमने कितने 21 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आने वाले जो क्वेश्चन है 22 के बाद जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। 22-23 इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, और 3 से 4 क्लास में संपूर्ण जो है फर्स्ट एड हेल्थ को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा परेशान एकदम ना हो। आपके बहुत सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट की हमने क्लासेस पहले भी बनाई हैं, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। बाकी इंस्टाग्राम परिवार से अपने जुड़ जाएं, टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी अपडेट मुझे देनी रहती है तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से देता हूँ। और आपकी कोई बात है मुझसे पूछना चाहते हैं तो सीधा आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, ताकि आपकी बात जो है सीधे मुझ तक पहुँचती है ना। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्लास को लाइक कर देते हैं, और क्लास कमेंट में ज़रूर बता दो कि भाई क्लास लगी कैसी है आपको, नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे, है ना। बाकी आपकी बहुत सारी क्लासेस बनी हैं, प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।